हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम आज आपके लिए आए हैं साइंस, और साइंस में कौन सा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, जो आर्मी, अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन और टेक्निकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने पहले चैप्टर की ओर। चैप्टर वाइज हैं सारे क्वेश्चन। पहला चैप्टर है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये आपके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। ठीक है, यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती हैं। तो भौतिक अवस्था होती हैं आपकी 3। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आकार भी, यानी कि जो शेप है वो देखने में ऐसी रहेगी और आयतन भी। तो वो है ठोस, जैसे ईंट, पत्थर, उनका आकार क्या है, एक निश्चित आकार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है पदार्थ की अति शीतित द्रव अवस्था है, यानी बहुत ही ज़्यादा जो कूल है वो क्या है, द्रव, गैस, प्लाज्मा या बॉस आइंस्टीन। तो क्या हो जाएगा, बॉस आइंस्टीन। ये क्या है, सबसे अति शीत द्रव अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। आपने अभी पढ़ा भौतिक अवस्था कितनी है, 3, लेकिन चौथी अवस्था पूछे तो कौन सी है, प्लाज्मा। पहली ठोस, द्रव, गैस, और चौथी कौन सी हो जाएगी, 4 नंबर की, प्लाज्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसका आयता होता है। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठोस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, यानी कि जो प्लाज्मा की अवस्था है वो कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा की जो अवस्था पाई जाती है कहाँ पर, सूर्य पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पदार्थ को द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है। यानी कोई भी चीज़ लिक्विड है या पानी है, जब आप उसको उबालते हो तो उसे गैस में भाप बन जाती है उसकी, तो उसे क्या बोलते हैं, आसवन। इसे क्या बोलते हैं, आसवन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ को ठोस से सीधा गैस में बदलना, यानी कोई चीज़ है ना, ठोस, यानी कि जैसे कपूर है, ठीक है, आप उसको रखोगे तो वो सीधी गैस बनेगा, उसका लिक्विड नहीं बनेगा। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है। तो देखो कपूर बताया भी, कपूर है, आयोडीन भी ऐसी होती है, और नौसादर भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही किसके, ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि जो हमारा पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु, अणु, तत्व या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा आपका, परमाणु, यानी कि एक एटम पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन चैप्टर पर। अगला चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इससे भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। अगला है जंग लगना परिवर्तन है, यानी कि लोहे पर जंग लग गया, वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक या दोनों। कौन सा हो जाएगा, रासायनिक, यानी केमिकल। अगला है पानी का बर्फ में बदलना, क्या क्या कैसा परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक। तो ये हो जाएगा भौतिक, यानी एक चेंज बदली है फिजिकली। जो पानी था, बर्फ़ में भी पानी होता है लेकिन वो पहले लिक्विड था, अब क्या बन गया, सॉलिड। तो इस परिवर्तन कैसा है, फिजिकल चेंज। ये रासायनिक चेंज, क्योंकि लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आते क्या होता है, रस्टिंग, जो जंग लग जाता है वो शुरू हो जाता है एटमॉस्फेयर के उसमें आते ही। अगला है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। देखो उसकी शेप भी ख़त्म हो रही है, और मोम क्या है, केमिकल है, इस वजह से दोनों हो जाएगा, भौतिक भी और केमिकल भी। कढ़ाई में घी का पिघलना किसका परिवर्तन है, तो भौतिक। मान लो आपने ठोस घेरा और वो क्या बन गया, लिक्विड, तो सिर्फ कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। अगला है चांदी का काला पड़ना। जो चांदी होती है ना, अंगूठी वगैरह जो बनवा लेते हैं, चेन, वो काली पड़ जाती है, किस कारण पड़ जाती है, तो ये रासायनिक चेंज है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अगला निम्न में कौन सा परिवर्तन है, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी कि
जो फिजिकल चेंज होता है, देखो भोजन का पचना नहीं हो सकता, कोयले का जलना राख बन जाती है, नहीं हो सकता, कांच का टूटना ये क्या है, आपका भौतिक चेंज है, यानी कि फिजिकल चेंज हुआ है। वो पहले एक बड़ा गिलास था, टूट टूट के छोटे टुकड़े हो गए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, मोम का पिघलना नहीं, कागज़ का फाड़ना नहीं, लोहे का चुंबक बदलना नहीं, पटाखों को जलाना, ये रासायनिक है, क्योंकि पटाखों में क्या होता है, रासायन। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका ध्यान रखना, ये पूछा है कौन सा नहीं है। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है, ये है बल्ब का जलना, बर्फ़ का पिघलना और पानी का भाप बनना, पानी का भाप में बनना होगा यहाँ पे, ठीक है, पानी का भाप बन जाना। तो ये सारे कैसे हैं, भौतिक चेंज है। तो कौन सा नहीं है, अंडे का उबलना, अंडा उबालने के बाद भी उसकी शेप ऐसी ही रहती है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, श्वास और किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन है। श्वसन यानी कि जो हम सांस लेते हैं, तो वो आपका क्या है, एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन। अगला, निम्न में से कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है। स्थायी यानी कि जो परमानेंट है, भौतिक या रासायनिक, तो क्या है, केमिकल। केमिकल कैसा होता है हमारा, स्थायी परिवर्तन। ये इसके क्वेश्चन थे। अब अगला चैप्टर है हमारा गैस और वायुमंडल। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक गैस कौन सी मिलती है। पहला क्वेश्चन है, तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ये हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन। अगला, सबसे भारी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम, रेडॉन। सबसे हल्की होती है हीलियम, और रेडॉन कौन सी गैस है, सबसे भारी गैस। फलों को पकाने के लिए आपने देखा जिसे कार्बाइड बोलते हो, नियोन, एथिलोन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। फलों पकाने को जिसे बोलते हैं ना, कार्बाइड दे दो या कार्बेट दे दो, दुकान पे जाते हैं फल लेने पकाने के लिए, जैसे आम वगैरह पकाते हैं, तो वो कौन सी गैस होती है, एक तरीके से एथिलीन, कार्बाइड से ये निकलती है जिससे फल पक जाते हैं। कौन सी गैस पानी के जीवाणुओं को मारने का काम करती है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, Cl2। देखा है आपने, जब वर्षा होती है तो सब नलों में क्या, क्लोरीन डाली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आंसू गैस है। जब कहीं पे दंगे फसाद हो जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, आंसुओं के गोले चलाती है ना, तो उसके अंदर गैस कौन सी होती है, एथिलीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है, अमोनिया। वो जो आंसू वाले गैस के गोले हैं, अमोनिया गैस होती है उनमें। अगला, निम्न में कौन सी गैस हास्य गैस है, यानी जिसे सूंघने के बाद आपको खुद ही हंसी आने लगेगी। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ये हो जाएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखो, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस क्या है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये होगी CH4, ये हो जाएगी आपकी CH4 कैसी गैस है, बायोगैस। वाटर गैस किसका मिश्रण है, वाटर जो गैस है हमारी किसका मिश्रण है, CO और H2O का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अगला है, अम्लीय वर्षा किसकी प्रमुख जिम्मेदार गैस होती है, यानी कि जो बारिश होती है उसमें अम्ल होता है, तो क्या होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस उसके लिए जिम्मेदार होती है। अगला है, ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। आग बुझाने वाली कौन सी गैस है, आग भी किससे बुझाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड से। जो वाइट से सिलेंडर में रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, LPG का मुख्य घटक क्या है। LPG मतलब जो आप घरों में सिलेंडर यूज़ करते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड की फॉर्म में होती है,
तो कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। कम से कम 80% होती है। और ये प्रोपेन है, ये कितनी होती है? 20%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जैविक हथियार के रूप में किया था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय इस गैस का यूज किया था बम की जगह। ठीक है, इसे बोलते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाला जो गैस है वो कौन सी है? मस्टर्ड गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? जिसे सुंघाने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है। तो क्या होता है? CHCl3। CHCl3। CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आप CNG की गाड़ियों में भरवाते हो, इसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन। इसमें क्या होता है? मीथेन। और LPG में क्या था? ब्यूटेन। याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छेद का प्रमुख कारण कौन सी गैस बनती है? जो एक तो है कि सबसे ज़्यादा ओजोन जो है हमारे वायुमंडल कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब है, छेद के लिए प्रमुख कारण कौन सी गैस है? CFC। ये आपकी किससे निकलती है? AC। और जो आप घर में फ्रीज यूज करते हो, सबसे ज़्यादा ये निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसे, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शुष्क बर्फ़ है, यानी कि जो शुष्क बर्फ़ है वो ठोस CO2 है या द्रव H2 है, द्रव N2, द्रव Na। तो क्या है? ठोस CO2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड किससे निकलती है? ज्वालामुखी से, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, चूने को पानी में दूधिया रंग वाली गैस करने वाली गैस है। चूने के पानी को दूधिया रंग करने वाली गैस क्या है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे इम्पोर्टेंट है, पक्षियों के सड़े अंडे जैसे बदबू वाली गैस, जैसे पक्षियों के अंडे सड़ जाते हैं तो उसका नाम क्या है आपका? तो ये हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे अंडों की सी महक आती है ना सड़ी सी, किसी भी सड़ी अंडे की, तो कैसी है? आयरन, वो हाइड्रोजन सल्फाइड। पढ़ते हैं अगले। अच्छा, अगला चैप्टर आ गया धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान को द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगी आपका पारा। पारा यानी मरकरी। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाली जो है क्या है? पारा। अगला, विद्युत का सबसे अधिक सुचालक धातु है, यानी ऐसी धातु कौन सी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है सबसे अधिक अच्छे से होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी में सबसे अच्छा सुचालक धातु है। अगला है, चाकू से कट जाने वाली धातु कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी धातु है जो चाकू से ही कट जाएगी? पारा, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम। तो क्या हो जाएगी? सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है, इतनी फोकी होती है, और हमेशा सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? ये हो जाएगा आपका टंगस्टन, नाइक्रोम, मैग्नीशियम और सोडियम। फ्लैश बल्ब की बात कर रहा है। देखो, नॉर्मल बल्ब होता है तो क्या लगा देते? टंगस्टन। लेकिन जो फ्लैश बल्ब है उसका फिलामेंट मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है 5वां क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने से बचाने हेतु कौन सी परत चढ़ाई जाती है? लोहे को इसलिए जंग ना लगे तो किसकी परत चढ़ाते हैं हम? जस्ता की। ठीक है, जस्ता को चढ़ाते हैं। अगला, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहला जाता है? ये क्वेश्चन है सेम, सिर्फ यहाँ जस्ता है लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए, और उस चढ़ाने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसे हम क्या बोलते हैं? वल्गनीकरण या गैल्वेनीकरण। इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में, और हिंदी में गैल्वेनीकरण। ठीक है, लोहे पर जंग ना लगे इसलिए इसे चढ़ाते हैं। अगला है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट यानी कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लोहा, पारा, एल्युमिनियम, सीसा। आएगा आपके एग्जाम में, स्टार लगा लेना। बॉक्साइट किसका
अयस्क है तो एल्युमिनियम का। कौन सी धातु अमलगम बनाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो अमलगम बनाती है? चांदी, सीसा, सोडियम, पारा। तो क्या हो जाएगा आपका पारा। पारा क्या है? अमलगम बनाती है। अगला, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है आपकी? एल्युमिनियम। और सबसे भारी धातु पूछे कौन सी है? सोडियम, लिथियम, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम। अगला है सबसे कठोर धातु। सबसे कठोर धातु चांदी, सोना, प्लेटिनियम। तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम सबसे कैसी धातु है? कठोर। सर्वाधिक तन्य और आघात वायु धातु कौन सी है? आघातवर्ध धातु। तो ये आपकी सामान्य तन्य यानी बहुत ही नाजुक होती है ना, आपके मतलब हल्के से उस पर ही मुड़ जाती है। तो कौन सी है? सोना। सर्वाधिक तन्य यानी बहुत नाजुक सी है सोना। अगला है ग्लेना किस धातु का अयस्क है? ग्लेना, ठीक है, ग्लेना से याद रख लेना आप गिलास। गिलास किसको बोलते हैं? शीशा को। बस ग्लेना यानी किस धातु का अयस्क है? शीशा का। लोहे का चुंबकीय अयस्क है। लोहे का चुंबकीय अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेरेटाइट और लिमोनाइट। तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटाइट क्या है? इसका चुंबकीय अयस्क है। अगला है धातुओं को अम्ल से क्रिया करने वाली कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? धातुओं को अम्ल के साथ जब क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? हाइड्रोजन। किस धातु में समस्थानिक का उपयोग कर परमाणु भट्टी तथा परमाणु बम में किया जाता है? रोडियम, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम या प्लेटिनियम। किसकी बात कर रहा है? धातुओं के समस्थानिक और परमाणु भट्टी या परमाणु बम के लिए किसका यूज करते हैं हम? यूरेनियम का। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कजाकिस्तान में। अगला, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी धातु है जो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाती है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कौन सी? पोटेशियम। क्रियाशील देखा है जो गंधक पोटास के पटासे बनाते हो पटाखे, तो ये वही पोटास है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत हाईली रिएक्टिव है ये धातु। चांदी किससे क्रिया करने पर काली पड़ती है? यानी कि जो चांदी अभी काली हो रही थी, ये किसके वजह से हो रही है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या ऑक्सीजन। तो किसकी वजह से है? सल्फर की वजह से ये काली पड़नी लगती है। अगला, जीवन रक्षक धातु कौन सी है? यानी ऐसी धातु जो हमारे जीवन की रक्षा करती है। एल्युमिनियम नहीं, लोहा नहीं, तांबा नहीं, तो क्या हो जाएगा? रेडियम। रेडियम एक ऐसी धातु है जो हमारी जीवन रक्षक धातु कहलाते हैं। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? ठीक है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? आर्म, क्यूप्रम, नोट्रियम और प्लम्बम। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? नोट्रियम। नोट्रियम कैसी धातु है? सोडियम का लैटिन नाम है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है यानी जो सबसे हल्का है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कौन सा? हाइड्रोजन। लहसुन और प्याज गंधक का कारण। लहसुन व प्याज में गंध का कारण, जो लहसुन और प्याज खाते हो उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है खाने के बाद मुंह से, तो वो किसके कारण आती है? सल्फर के। प्याज और लहसुन में क्या मिलता है? सल्फर। अगला है, तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? यानी तांबे का जो दुश्मन है वो कौन है? किसे बोलते हैं? सल्फर को। तांबे का शत्रु तत्व कौन हो जाएगा? सल्फर। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली क्या पूछ रहा है? अधातु। अधातु यानी कि नॉन मेटल पाए जाने वाला क्या है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपधातुओं की संज्ञा है, यानी जो उपधातु हमारी वो कितनी है? 3, 4, 5, 6, 7। तो कितनी है उपधातु हमारी? 7। निम्न में कौन सी उपधातु नहीं है? बोरॉन, जर्मेनियम, एटीमियम, एटीमनी और रेडियम। तो इसका क्या हो जाएगा? रेडियम। रेडियम क्या है? एक उपधातु नहीं है, बाकी ये तीनों उपधातु हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पीतल। पीतल किसकी मिश्र धातु है? इसे लिख लो, पेपर में आएगा ही आएगा ये, ठीक है। पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है, यानी किससे मिलकर बनता है? तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है? कॉपर, पीतल।
जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, यानी जो जर्मन सिल्वर है वो किससे बनता है। देखो जर्मन सिल्वर में एक बात का ध्यान रखना कि सिल्वर ही नहीं होता, वैसे ऑप्शन में है नहीं, ध्यान रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। किससे मिलके बनती है, निकिल, तांबा और जिंक से। क्या बनता है इससे, जर्मन सिल्वर। पीतल, तांबा और जिंक, और जर्मन सिल्वर पूछे तो निकिल और जुड़ेगा इसके साथ, तांबा और जिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार या टांका किस मिश्र धातु का बना है। जब देखो आप फ्यूज जब सोल्डरिंग करवाते हो किसी चीज़ पर, जैसे कहते हैं ना कोई तार हट गया उस पर सोल्डरिंग करवाते हो, तो जो वो तार है किस चीज़ का बना होता है, तो वो होता है आपका लेड व सीसा का, लेड व सीसा का बना हुआ होता है। अगला कैल्वेराइट किस धातु का अयस्क है। ये किसका है, सोने का, यानी कैल्वेराइट किसका अयस्क है, आपका सोने का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, ये ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर है हमारा रासायनिक यौगिक सूत्र एवं उपयोग। ठीक है, जितने भी इनके फॉर्मूले हैं वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है, यानी आपका कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। ये किसका सूत्र है, कास्टिक सोडे का, NaOH, OAH है। अगला बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जो आप घर में यूज करते हो बेकिंग सोडा, उसका सूत्र क्या है, यानी फॉर्मूला क्या है, NaCHO3। एक पेपर में मिलेगा ये आपको, NaHCO3 क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। अगला है जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो वाटर जो है बहुत हार्ड है उसको दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, तो होता है सोडियम। क्या यूज करते हैं हम, जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है, यानी कि सूत्र जो है साधारण नमक का क्या है, तो ये हो जाएगा NaCl। ये सबको पता होगी, नमक का फॉर्मूला NaCl। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आपके जो खेतों की मिट्टी है उसमें बहुत ही ज़्यादा एसिड यानी अम्ल हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, CaOH2, Ca ब्रैकेट में OH2। अगला है लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि लाल दवा किसे बोलते हैं, लाल दवा बोलते हैं KMNO4। लाल दवा को क्या बोलते हैं, KMNO4। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में करते हैं AgBr का यूज। फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, AgBr। अगले क्वेश्चन है POP जो आप घरों में करवाते हो, POP है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है, तो ये होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 और इंटू 1/2 H2O। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, जो आपका व्यंजक चूर्ण है इसका सूत्र क्या है, CaOCl2। CaOCl2 क्या है, व्यंजक चूर्ण। अगला है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, जब आपके पेट में एसिड बन जाता है तो क्या यूज करते हैं, MgOH यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, Mg ब्रैकेट में OH का उल्ट वाइज। चूहे मारने की दवा क्या है, यानी कि जब चूहे हो जाते हैं उन्हें मारने के लिए क्या करते हैं, ZN3P2, ZN3P2। निम्न में कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी ऐसा कौन सा मैटर है जो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जाता है, तो वो क्या है, H2O। अगला है कार्बन का स्थायी अपर रूप क्या है, तो कार्बन का स्थायी अपर रूप क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, उपरोक्त सभी। तो वैसे कार्बन का स्थायी अपर रूप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी जो आप पेंसिल में यूज करते हो। अगला है कार्बन का कौन सा अपर रूप परतीय संरचना वाला होता है, यानी जिसमें परत के ऊपर परत होती है, तो ये किसकी संरचना होती है, हीरा, ग्रेफाइट या उपरोक्त सभी। ये होता है ग्रेफाइट अपर रूप, यानी एक के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है, जब आप पेंसिल छीलोगे ना तो एक के ऊपर एक परत दिखाई देगी। गुंबद जैसी संरचना वाला अपर रूप, यानी ऐसी संरचना जो गुंबद की तरह है ना, तो वो कौन सी है, फुलेरिन। कौन किसकी संरचना है, फुलेरिन की। अगला है
लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? लेड पेंसिल, जिस पेंसिल से आप लिखते हो उसके अंदर क्या यूज करते हैं? ग्रेफाइट। अगला, कांच काटने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा जब शीशे वगैरह लगते हैं तो बहुत ही हल्के से उससे ही काट देते हैं, तो वो कांच को किससे काटते हैं? तो वो आप हीरे से काटते हैं। उनकी जो पेंसिल होती है ना, उसमें आगे जो लगा रहता है ये क्या होता है? डायमंड रहता है, इसी से ये काटते हैं, है ना। अगला है, निम्न में कौन सी धातु शुष्क स्नेहक के रूप में की जाती है? शुष्क स्नेहक के रूप में की जाती है, तो क्या हो जाएगी आपकी? ग्रेफाइट। उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है? कोयला 4 प्रकार के होते हैं और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। पीट सबसे रद्दड़ कोयला है, ठीक है। फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये नंबर के हिसाब से सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भूरा कोयला है? यानी ऐसा कौन सा कोयला है जो भूरा है? ये कौन सा कोयला है आपका? लिग्नाइट। क्या है? सबसे भूरा कोयला है। निम्न में से कौन सा कोयला का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है? जब आप देखते हो सड़क बन जाती है, उसके ऊपर तार खोल नहीं डाल के क्या कुछ ब्लैक ब्लैक सा डालते हैं, वो क्या होता है आपका? बिटुमिनस। ये कोयला कौन सा होता है? बिटुमिनस। अगला है, निम्न में किसका उपयोग माचिस में किया जाता है? जब आप माचिस जलाते हो उसके आगे देखा है अभी रेड तो नहीं है, ज़्यादातर आपके यहाँ ब्लैक है ना। मार्केट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ब्लैक। तो वो क्या होता है आपका? लाल सा, वो होता है लाल फॉस्फोरस, ठीक है। माचिस के उद्योग में जो उपयोग किया जाता है लाल फॉस्फोरस। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है, एसिड बेस। इसका क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? यानी कि जो आपका एसिड है वो हमेशा कैसा होगा? खट्टा। प्रोटीन ग्राही होते हैं, यानी प्रोटीन को कौन लेता है? क्षारीय, यानी बेसिस। गंधक का अम्ल है, गंधक का अम्ल है, जो गंधक है वो क्या है? H2SO4, गंधक। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल, जो आपकी कार की बैटरी होती है उसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है उसे क्या बोलते हैं? H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? यानी सबसे हाईली रिएक्टिव क्या है? आपका HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक होता है। अगला, चींटी के डंक मारने से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर चींटी काट ले तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? आपका फॉर्मिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा हो जाता है? यानी कौन सा अम्ल है जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाती है? खट्टी। तो वो क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, कोल्ड ड्रिंक कैसी हो जाती है? स्वाद खट्टा। अगला है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो टमाटर है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर के अंदर पाए जाने वाला अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये कई बार पढ़ चुके हो। लैक्टिक अम्ल दही, दूध में पाया जाता है, दही और दूध। अगला है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल, जिसे आप यूरिया भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर और इमली, क्या अम्ल हो जाएगा इसमें? टार्टरिक अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार से प्राप्त लवण का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो प्राप्त लवण है उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7 से कम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है आपका 6.4। अगला है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6 के आसपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अम्ल और जो क्षार की जो क्रिया हैं वो क्या कहलाती हैं? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। अगला है, अम्ल क्षार की क्रिया से बनने वाला उत्पाद, जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले उत्पाद हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? लवण और जल, जो अम्ल भी हैं और क्षार भी हैं। अगला, अम्लीयता व क्षारीयता का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो पीएच स्केल, जिससे पीएच मान होता है 1 से लेके 14 तक,
है ना। और 7 से कम क्या होते हैं अम्ल और 7 से अधिक क्षार। ये हो गया। अगला है आपका निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो पीएच मान किसका होता है, आसुत जल यानी जो प्योर वाटर है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा आपका 7। अगला कपड़े धोने का जो साबुन है वो किसके उपयोग के लिए किया जाता है। तो वो किसके उपयोग में किया जाता है, कास्टिक सोडे के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है बहुलक। बहुलक क्या है देखो, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो कौन सा परिवर्तक है, स्टार्च भी है, ग्लाइकोजन भी है, प्रोटीन भी है। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो प्राकृतिक यानी जो नेचर से मिलते हैं। प्रोटीन किसका बहुलक है, प्रोटीन किसका बहुलक है, तो अमीनियो अम्ल का। प्रोटीन जो है किसका वो बहुलक है, अमीनियो अम्ल का। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, यानी थर्मोप्लास्टिक किस में है। पॉलीथीन में भी है, पीवीसी जो पाइप आते हैं वो भी थर्मोप्लास्टिक है, पीएस भी है। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। थर्मोप्लास्टिक सभी में है। कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये थर्मोप्लास्टिक है, ये कौन सा थर्मोसेटिंग। तो पॉलीथीन, नाइलॉन और बैकलाइट। बैकलाइट में कौन सी होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फ़ोन के पीछे यूज होती है, आपके डिस्प्ले के सबसे पीछे बैकलाइट। अगला है मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा क्या था, ये आएगा आपके पेपर में। मानव द्वारा निर्मित रेशा बोले या कृत्रिम रेशा बोले तो क्या लगाना है आपको, नाइलॉन। अगला टीवी रेडियो के कैबिनेट में बनने वाला किसका उपकरण है। जो टीवी और रेडियो के कैबिनेट में बनने वाला उपकरण है पीवीसी या पीएस। तो ये क्या है आपका पीएस। टीवी और रेडियो के कैबिनेट में बनने के किसका उपयोग किया जाता है, तो वो आपका पीएस। अगला है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ हमेशा किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है। रबड़ की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करने के लिए क्या मिलाते हैं रबड़ के अंदर, सल्फ़र। अगला है सबसे कमज़ोर ज्वलनशील रेशा कौन सा है, यानी ऐसा रेशा कौन सा है जो सबसे कम ज्वलनशील है, नहीं जलने का नहीं है जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, ये है आपका टेरिलीन। ठीक है, सबसे कम ज्वलनशील कौन सा है रेशा, टेरिलीन। नॉन स्टिक बर्तनों में किसकी पॉलिश की जाती है। ऐसे बर्तन जो हैं जिनमें खाना नहीं लगता, जो ब्लैक सी कोटिंग रहती है, तो वो किसके होते हैं, टेफ्लॉन के। ठीक है, बहुत से ब्लैक बर्तन आते हैं, कढ़ाई हो कुछ भी हो, उनमें क्या है खाना जल्दी से लगता नहीं है, तो उनमें ना एक पॉलिश होती है किसकी, टेफ्लॉन की। ना कि वो सारे ही बर्तन टेफ्लॉन के होते हैं। अगला बिजली के स्विच और बर्तन के हत्थे किसके बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जो बिजली के बोर्ड हैं वो हैं, तो वो क्या है, बैकलाइट। ये बैकलाइट होती है प्लास्टिक की तरह। इससे बर्तनों के हैंडल जो बने होते हैं, स्विच बिजली के, ये सब क्या होते हैं, बैकलाइट। पैरासूट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये है आपका पीवीसी। पैरासूट बनाने के लिए पीवीसी का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है आपका रबड़ की सल्फ़र के साथ क्रिया, यानी जब रबड़ को सल्फ़र के साथ मिलाते हैं तो ये क्या कहलाती है, वल्गनीकरण। गैल्वेनीकरण बताया था, तांबे लोहे के ऊपर जस्ता चढ़ाना, और यहाँ कह रहा है रबड़ के साथ सल्फ़र, तो क्या हो जाएगा, वल्गनीकरण। टेरिलॉन डेक्रोन किसका बहुलक है। जो टेरिलॉन है वो किसका बहुलक है, कहाँ से मिलता है, तो वो क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक अम्ल। क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल व टरथैलिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है पॉली एमाइड रेशा है। तो ये जो पॉली एमाइड है ये किसका रेशा है, आपका नाइलॉन का। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। देखते हैं इसके कितने क्वेश्चन हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, एल्कीन किस श्रेणी का सूत्र है, यानी कि जो एल्कीन है उसका सूत्र क्या है, CnH2n। ये याद रखना, एल्कीन का क्या सूत्र है, CnH2n। एल्कीन श्रेणी में कार्बन कार्बन का मध्य बंधन कौन सा होता है, तो एल्कीन जो होते हैं इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड बराबर की तरह। अगला है एल्काइन का फर्स्ट मेंबर है, एल्काइन श्रेणी का
पहला मेंबर कौन सा है? मीथेन, मेथीन, मिथाइन और इथाइन। तो क्या हो जाएगा आपका? इथाइन क्या है? सबसे पहला मेंबर है। अगला, एल्कीन श्रेणी का तीसरा सदस्य कौन सा है? तो इसका श्रेणी का तीसरा सदस्य है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो क्या हो जाएगा? तीसरा प्रोपेन, ब्यूटेन। तीसरे नंबर का कौन सा है आपका? ब्यूटेन, एल्कीन श्रेणी का। अगला है, निम्न में हाइड्रोकार्बन सहजातीय श्रेणी के हैं, यानी समान जाति के जो हाइड्रोकार्बन हैं वो कौन से हैं? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन कैसे हैं? सजातीय हैं। अगला है RCH2 क्रियात्मक जो सूत्र है ये किसका है? ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, RCOOH। अगला है ROH क्रियात्मक किसका समूह है? तो ये समूह है आपका एल्कोहल का। क्या है? R और O और H। ठीक है, ये किसका है? एल्कोहल का। अगला है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किस नियम के द्वारा की जाती है? जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनकी पहचान किसके द्वारा की जाती है? हकल के द्वारा। अगला, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में हम क्या इसका यूज करते हैं? बेंजीन का। शुष्क धुलाई के लिए हम बेंजीन का यूज करते हैं। किस प्रकार हाइड्रोकार्बन में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है? यानी किस प्रकार से उसमें हाइड्रोजन में विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है? एरोमेटिक की वजह से। बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है परमाणु और परमाणु संरचना, यानी एटम के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? J.J. थॉमसन। तीनों याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आएंगे अभी। इलेक्ट्रॉन के आवेश जो है कितना है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? -6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला है, निम्न में सबसे भारी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी? तो जो सबसे भारी कण है किसके होते हैं? न्यूट्रॉन के। सबसे निम्न में से नाभिकीय कण कौन सा है? यानी कि नाभिकीय कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो क्या हो जाएंगे? B और C। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगला है आपका 5वां क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है? परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नाभिक, और उसके अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। वो क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? एक एटम की त्रिज्या होती है 10 मतलब 10⁻⁻10 मीटर। अगला नाभिकीय यानी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, सर्वप्रथम परमाणु के बारे में किसने बताया? यानी न्यूट्रॉन एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। न्यूटन की एटम की खोज किसने करी? जॉन डाल्टन ने। अगला है, नाभिक की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। किसके द्वारा? गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। अगला है, परमाणु में स्थायित्व की व्याख्या किसने की थी? यानी एटम को ब्रीफ किसने किया था? नील्स बोर ने। अलग अलग है, खोज किसी और ने करी, और स्थायित्व यानी एक एक्सप्लेनेशन किसने दी थी? नील्स बोर ने। P उपकोष में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? तो P उपकोष में कितनी होती है? 3। अगला है आपका, कक्षा इलेक्ट्रॉन -e की संख्या ज्ञात करो। तो E की संख्या कितनी हो जाएगी? Tn²। 2n²। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कैसे करी जाती है? 2n⁻²। आकार में सबसे बड़ा क्या होता है? परमाणु, अणु या नाभिक? तो सबसे बड़ा क्या होता है आपका? एटम यानी कि अणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की 12 है तो द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23। दोनों को ऐड कर दोगे, 12, 11, 23। यदि किसी तत्व का परमाणु 20 है, द्रव्यमान 40 है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 20, 20। देखो ये 40 है संख्या, लेकिन किसकी संख्या पूछ रहा है? वो प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की।
परमाणु क्रमांक 20 है, द्रव्यमान 40 है, तो दोनों कितने हो जाएंगे 20 और 20। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है समान परमाणु से मिलकर क्या बनता है। जो सेम परमाणु है उनसे मिलकर क्या बनता है, तत्व। समान परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, तत्व। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं, यानी कितने एलिमेंट हैं अभी वर्तमान में हमारे पास, तो 118 एलिमेंट हैं। अगला भूपटलीय पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। सतह पर, वायुमंडल के नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूपटलीय पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है। जो उपधातु है वो क्या हो जाएगी आपकी, सिलिकॉन। दो या दो से अधिक तत्वों से परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो क्या बन जाता है, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को एक परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाओगे तो यौगिक बनेगा, यौगिक यानी कि कंपाउंड। अगला है निम्न में कौन सा मिश्रण है, बारूद, सीमेंट, मिश्र धातु या उपरोक्त सभी। तीनों ही है, ना तो बारूद अकेले बन सकता, ना सीमेंट और ना मिश्र धातु। उपरोक्त सभी क्या है, मिश्रण, यानी कि जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हों। अगला है निम्न में कौन सी मिश्रण नहीं है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिश्रण नहीं है, वायु, सीमेंट है ना, बारूद, तो क्या हो जाएगा, जल नहीं है। ठीक है, जल आपका नहीं है, मिश्रण, मिक्सचर नहीं है, वायु भी है, सीमेंट भी है, बारूद भी है। निम्न में कौन सा समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण हो जाएगा जैसे नमक पानी, पानी एल्कोहल, सीमेंट और उपरोक्त सभी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी तीनों ही कैसे, समांगी, यानी समान जाति के। जैसे सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, ये सारी चीज़ मिलाओगे तो क्या है, समांगी मिश्रण। यदि पानी के साथ गैस मिलाओ है ना, या ईंट के साथ किसी ठोस के साथ, तो वो विषमांगी हो जाते हैं, समांगी है, यानी समान जाति के। अगला है अलग अलग रंग की स्याही किस विधि से तैयार की जाती है। जो यानी कि आप जो यूज करते हो इंक, वो अलग अलग रंग की किस वजह से बनाई जाती है, किसकी वजह से, क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग की स्याही। अगला दूध को किस प्रकार के कॉलॉइडी विलयन है, यानी जो आपका दूध है वो किस प्रकार का एक कॉलॉइडी विलयन है, तो वो कौन सा, पायस। ठीक है, ये किसका कॉलॉइडी विलयन है, पायस का। बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है आवर्त सारणी, यानी पीरियोडिक टेबल। पहला क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किसने किया था, यानी जितने भी एलिमेंट हैं उनको सीरीज में या एक टेबल में बनाने का जो प्रयास है वो किसने किया था, डोब रीनर ने। किसने यूज किया था, डोब रीनर ने। अगला है त्रिक नियम किसने दिया था, त्रिक नियम किसने दिया था, डोब नीयर ने। इसी के ही दोनों क्वेश्चन। अगला है हमारा न्यूलैंड अष्टक, ये याद रखना, अष्टक का नियम किस तत्व से लागू होता है, कैल्शियम। अष्टक का नियम हम कहाँ से यूज करते हैं, कैल्शियम से लागू होता है अष्टक का नियम। आवर्त सारणी के जनक कौन है, अब इम्पोर्टेंट है, आवर्त सारणी का जनक पूछोगे तो कौन है, मेंडलीव, ना मोजले ना डोब रीनर। आवर्त सारणी के जनक हमेशा किसे माना गया है, मेंडलीव को। जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी है मेंडलीव की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था, जो मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई थी आवर्त सारणी एलिमेंट की, तो वो किसके आधार पर बनाई थी, परमाणु भार के अकॉर्डिंग। आवर्त सारणी के जनक कौन हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आवर्त सारणी के जनक हो जाएंगे मोजले। आवर्त सारणी के जनक कौन है, मोजले। और आवर्त सारणी के जनक दोनों ही हैं, आवर्त सारणी के, देखो यहाँ था खाली आवर्त सारणी, तो क्या था, मेंडलीव। और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आधुनिक, यानी न्यू जो पीरियोडिक टेबल बनी है उसके जनक कौन है, मोजले। ठीक है, पहले कौन थे, मेंडलीव, अब कौन है, मोजले। मोजले की आवर्त सारणी का आधार क्या था, उसका तो परमाणु क्रमांक था। अब मोजले की आवर्त सारणी का जो वो है क्या था, परमाणु क्रमांक। अगला है मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है,
मोजले की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं हमारे? 4। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी किस ब्लॉक में सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो प्रत्येक उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं? पी ब्लॉक के। अगला है, परमाणु क्रमांक 58 से 71 के तत्वों को किस श्रेणी में रखाया गया है? यानी जो तत्व है 58 से 71 तक, इन्हें क्या बोलते हैं हम? इनसे बोलते हैं लैंथेनाइड पीरियोडिक टेबल में। अगला है, आवर्त सारणी में सबसे पहले आवर्ती तत्वों की संख्या क्या है? आवर्त सारणी में पहले आवर्ती में तत्वों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 2। पहला हाइड्रोजन है, फिर उधर हीलियम है। अगला है, आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो वहाँ कितनी है? 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा आवर्त अति दीर्घ आवर्त है? अति दीर्घ आवर्त कौन सा है हमारा यहाँ पे? 6 और 7 अति दीर्घ है ये, ठीक है, 6 और 7। आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? तो आकार में सबसे छोटा तत्व क्या है आपका? हीलियम। सबसे कठोर तत्व क्या है? सबसे हार्डेस्ट पूछो तो हीरा, और सबसे छोटा तत्व पूछे या हल्का तो हीलियम। अगला, किस परमाणु 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? जब इलेक्ट्रॉन है वो जो ऊर्जा बाहर निकालता है वो क्या हो जाता है? आयन ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्न में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? यानी इनमें से सबसे भारी तत्व जो है वो कौन सा है? लिथियम, ऑस्मियम, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन। तो इनके अकॉर्डिंग देखोगे तो कौन सा है? ऑस्मियम क्या है हमारा? सबसे भारी तत्व है। अगला है, परमाणु सारणी आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में संक्रमण तत्व पाए जाते हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में 3 से 12 के तत्वों को रखा गया है? तो कौन से ब्लॉक में रखा गया है? एस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, रसायन विज्ञान के जो आपके विशेष सत्र हैं उनसे जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं ये वो ही हैं। पढ़ते हैं अपना पहले क्वेश्चन पर। द्विनामक पद्धति के जनक कौन हैं? तो ये हैं कॉल्स लियनेसिस। वे जीव जो दल और थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? आपके रीजनिंग में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन कई बार। तो जो जीव जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्न में कौन सा जीव सरीसृप वर्ग के अंदर आता है? तो सरीसृप वर्ग यानी जो रैंक के चलते हैं, जिन रेप्टाइल बोलते हैं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी तीनों ही सही है। निम्न में कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, ईमू नहीं उड़ सकता, कीवी नहीं उड़ सकता। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न मनुष्य किस वर्ग के अंदर आता है? यानी मनुष्य किस वर्ग के अंदर आता है? मनुष्य को बोलेंगे हम स्तनधारी वाले वर्ग में। अगला, हाइड्रा किस प्रकार का प्राणी है? हाइड्रा जो है किस प्रकार का प्राणी है? सिलेंट्रेटा, का है सिलेंट्राटा। ठीक है, हाइड्रा इस वर्ग का प्राणी है। अगला है, कीटों को किस वर्ग में रखा गया है? जो कीट पतंगे हैं उनको किस वर्ग में रखा गया है? ऑर्थोपोडा में। कीट पतंग जो है किसके अंदर आती हैं? ऑर्थोपोडा में। अगला है, सजीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? यानी जो जीवित प्राणी है उनके आधार पर सबसे बड़ा जगत कौन सा है? ऑर्थोपोडा का। मक्खी मच्छर है ना, सबसे बड़ा संघ है इनका। अगला है, केंचुआ, जोक, नैरसिस किस संघ के प्राणी हैं? ये किस संघ के आते हैं? एनालीडा, है ना, ये ऐसे रैंक के चलते हैं ज़मीन पे। एनालीडा संघ के आते हैं। केंचुआ, जोक, है ना, नैरसिस ये होती हैं। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित सरीसृप क्या है? कछुआ, है ना, रैंक के चलता है। अगला, निम्न में वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली कुत्ता मछली, समुद्री घोड़ा, आरा मछली है। वास्तविक मछली क्या है? उपरोक्त सभी। कुत्ता मछली, आरा मछली, समुद्री घोड़ा, ये क्या है? वास्तविक मछली है।
यानी जो पानी में तैर सकते हैं। जेलीफिश किस संघ का प्राणी है? एक फिश होती है जेलीफिश, ये कौन सी है? सेलेंट्रेटा, ये भी इस संघ का प्राणी है। अगला है अमीबा का शारीरिक संगठन का स्तर क्या होता है? जो अमीबा है उसका शारीरिक संगठन का स्तर क्या होता है? कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर। अगला निम्न में कौन सा असेरुकी जीव है? असेरुकी जीव क्या है? केंचुआ, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? असेरुकी जीव। बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पर। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? यानी किसी भी चीज़ को आप अगर बांटोगे, है ना, बंटवारे की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। उनको किसके आधार पर बांटोगे? जाति के आधार पर। अगला है पादपों का वर्गीकरण, है ना, थोड़ा सा आता है ये, केमिस्ट्री से अलग है, पढ़ लो। पादपों को कितने प्रकार में बांटा गया है, यानी वर्ग जो है कितने हैं? तो ये हो जाएगा आपका 5। पादपों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पादप को किस वर्ग में जड़, तना, पत्ती नहीं आती? पादप के कौन से वर्ग में ना तो जड़ आती है, ना तना, ना पत्ती, वो उसे क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। अगला है प्रथम सफल स्थलीय पादप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? टेरिडोफाइटा सबसे सफल स्थलीय पादप है। प्रथम पुष्प पादप कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। प्रथम पुष्पीय पादप क्या है? जिम्नोस्पर्म। किस समूह के पादपों में बीज आवरण नहीं किया पाया जाता? यानी ऐसे कौन से वो हैं पादप बीज जिसका आवरण नहीं पाया जाता, उसमें क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है कौन से शैवाल से मलेरिया के उपचार की औषधि तैयार की जाती है? यानी शैवाल है एक जिससे मलेरिया की दवाई तैयार की जाती है, वो कहा है कारा और नाइट्रेला। किस समूह पादप मृदा पदन का कार्य करते हैं? यानी जो मिट्टी का कटाव है उसे करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ब्रायोफाइटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पेड़, यानी दुनिया में जो सबसे ऊंचा पेड़ है वो कौन सा है? मेटासिकोया। विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ मेटासिकोया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया। सबसे ऊंचा वृक्ष मेटासिकोया और सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पौधे के तने से साबूदाना बनाया जाता है? यानी एक ऐसा पौधा है जिसके तने से हम साबूदाने को प्राप्त करते हैं, तो वो क्या है आपका? साइकस, है ना। बढ़ते हैं हम अपने अंतिम क्वेश्चनों की ओर। पादप विज्ञान, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इसके पादप विज्ञान के जो आते हैं। तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये कहाँ होती है? उपरोक्त सभी में, हरे पौधे में, शैवाल में और पादप प्लवक में। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की ऊर्जा से ये अपना खाना बनाते हैं। पौधे को भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे जो भोजन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस को काम में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश संश्लेषण में किस रंग की सर्वाधिक होती है? यानी क्रिया जो है सबसे अधिक किस रंग की होती है? तो हो जाएगी आपके लाल रंग की प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? तो किस में होती है? न्यूनतम बैंगनी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में बिल्कुल नहीं होती? सबसे अधिक लाल और सबसे कम बैंगनी, और किस रंग में नहीं होती? तो वो कौन सी हो जाएगी? हरा। तीनों याद कर लेना। अगला है प्रकाश संश्लेषण पौधों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रकाश संश्लेषण पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। अगला प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको प्रभावित करने के लिए ताप यानी ऊष्मा चाहिए, जल और CO2 क्या बना लेंगे? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है ना? जो पत्ते होते हैं उसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। पौधे के किस भाग को प्रकाश का संश्लेषण अंग कहा गया है? तो
किसकी वजह से होता है प्रकाश संश्लेषण? पत्तियों की वजह से धूप उन्हीं पे लगती है, ठीक है, तो फिर वो ही करते हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका? पत्ती। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर, परिस्थिति विज्ञान, इकोलॉजी। पहला है भारतीय परिस्थिति के जनक कौन है? तो कौन है? प्रोफेसर R.D. मिश्रा। पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियात्मक क्रियाशील जो इकाई है वो क्या है? पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई क्या है? परितंत्र। सबसे अधिक स्थायी परितंत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? समुद्र। इसको ज़्यादा आप हिला डुला नहीं सकते, नदी नहर बदल सकते हो, स्थायी परितंत्र क्या हो जाएगा? समुद्र। अगला है किसी विशेष स्थान की वनस्पति को क्या कहा जाता है? फ्लोरा, फौना। किसी विशेष स्थान की वनस्पति को क्या बोलेंगे? फ्लोरा। परितंत्र में अजैविक घटना है, परितंत्र में अजैविक घटना है, तो कौन सी हो जाएंगे? उपरोक्त सभी, जल, मृदा और वायु। निम्न में उत्पादक है, निम्न में क्या उत्पादक है? तो क्या है? पेड़ पौधे। मनुष्य, गाय नहीं। निम्न में उत्पादक क्या है? पेड़ पौधे, बाकी सारे नहीं है। अगला, जो सीधे सीधे उत्पादक को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी कि जो जिसे चाहिए वो डायरेक्ट खा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे प्राणी जो कीट पतंगे खाते हैं उन्हें बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता। अगला है निम्न में द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है? गाय, बकरी, खरगोश या मनुष्य? मनुष्य क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। अगला, खाद्य श्रृंखला का कहाँ से प्रारंभ होती है? तो खाद्य श्रृंखला जो है उत्पादक, यानी कोई भी चीज़ पहले उत्पादन होता है, जब उसके बाद प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय होता है। ऊर्जा का आधार पर सबसे मजबूत होते हैं, ऊर्जा का आधार जो है सबसे अधिक मजबूत क्या होते हैं? उत्पादक ही होते हैं। अगला, ऊर्जा के प्रामीण किस प्रकार के होते हैं? ऊर्जा के प्रामीण कैसे होते हैं? सीधे। जल और वनों में सर्वाधिक पाई जाने वाली खाद्य का चरण क्या है? अपरदय और मृत्युपजीवी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने के, ज़्यादा ही वो हैं। दुनिया में अधिकतम कितने पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? यानी खाद्य श्रृंखला जो है पूरी दुनिया में कितनी प्रकार की पाई जाती है? तो ये हो जाएगी आपकी 5 प्रकार की। निम्न में कृत्रिम परितंत्र क्या है? यानी परितंत्र का मतलब जैसे एक तालाब है, उसके पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पे पानी पी रहे हैं पशु या जानवर, तो वो क्या हो जाएगा? नदी में कुछ है ना, जैसे घास फूस हो रहा है। तो जो प्राकृतिक है, ऐसे क्या चीज़ बनाते हैं? जैसे बांध बना लिया एक बहुत बड़ा डैम, इसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम। यानी जो कृत्रिम होता है मानव के द्वारा बनाया गया हो। अगला है हमारा अंतरिक्ष, ठीक है, ये लास्ट ही है आपका। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है, यानी भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक थे वो कौन थे? प्रोफेसर विक्रम साराभाई। अगला है इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन कहाँ है? श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज हो चुकी है, क्या है? विशाखापट्टनम। भारत में लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है? यानी जहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती हैं, ये कहाँ पर है आपकी? श्रीहरिकोटा से ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, तो वो कौन से थे? यूरी गॉगरिन। यूरी गॉगरिन। पूरी दुनिया में सबसे पहले जाने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गॉगरिन। अगला है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, यानी भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछे तो कौन थे? राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है कल्पना चावला की मृत्यु जो हुई थी वो कौन से यान था जब हुई थी? तो वो था कोलंबिया। कोलंबिया यान के दौरान दुर्घटना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगला, चांद पर जाने वाले विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन। अगला है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है किस देश के निवासी थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। अंतरिक्ष ISS पर जाने वाली विश्व की प्रथम महिला यात्री कौन सी है? बी, सुनीता विलियमसन। अगला है भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन जो है कब प्रक्षेपित, यानी पहला चंद्रयान जो था वो कब बना है, भेजा गया था? तो वो आपका भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को।
अगला, भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन विश्व का कौन सा मिशन था? तो हमारा चौथा मिशन था, हमसे पहले 3 और मिशन सक्सेसफुल हो चुके थे। अगला है, भारत का प्रथम मंगल मिशन कब भेजा गया था? यानी भारत ने कौन सा मिशन भेजा था? मंगल। तो जो कब भेजा गया था? 2013 में। भारत का प्रथम मंगल मिशन का नाम क्या था? जो मिशन भेजा उसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला है, भारत में प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? जो भारत के पहला उपग्रह है उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जीव, यानी ऐसा जीव जो अंतरिक्ष में गया है अब तक, कौन सा? कुत्ता। अगला है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है? तो नासा जो है वो कौन से देश की कंपनी है? अमेरिका की। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जो अंतरिक्ष है वो क्या है? इसरो। अगला है, नासा की स्थापना जो अमेरिका की कंपनी है ये कब बनी थी? 1958 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का जो प्रथम सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1। ये कहाँ का था? रशिया का। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार देख लें। ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।